अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रईस कासमी और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमी एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जिसको एक लेक्चर में कवर करना वर्चुअली इम्पॉसिबल था, तो हमने इस लेक्चर को जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम जो है इकोनॉमी की डेफिनेशन और इकोनॉमिक के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसे डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे। और पार्ट 2 में जो है हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से जो है उसके मसाइल और उसके हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। चले आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इकोनॉमी की डेफिनेशन से। इकोनॉमी की डेफिनेशन यहाँ पे ये बताई गई, द सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री बाय विच द वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज मेड एंड यूज्ड। माने कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके तहत जो है इंडस्ट्रीज या कोई भी किसी भी एक खिते या किसी भी एक चीज़ की जो है उसका जो पैसा है, उसकी जो करेंसी है वो बनाई जा सके और इस्तेमाल की जा सके। ये डेफिनेशन हमने ली है कैम्ब्रिज डिक्शनरी से ये डेफिनेशन ली गई है। और इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन है, इकोनॉमी सीक्स टू एनालाइज एंड डिस्क्राइब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है वो एनालाइज करना चाहती है और जो है उसको इस्तेमाल करना चाहती है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको। और ये जो हमने डेफिनेशन ली है ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया से, तो यही है। और इकोनॉमी के जो दो मेन टाइप्स है, जो ब्रॉड टाइप्स है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए चलते हैं, सबसे पहले हम उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीपी, जिसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है कि आपके पूरे कंट्री की जितनी भी आपकी टेरिटरी के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, या आपकी गवर्नमेंट से जो पैसा जनरेट होता है, जो भी फंड्स जनरेट होते हैं, वो जो है कुल मिला के उसमें कितनी ग्रोथ होती है, वो कितना बनता है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी तो ये हो गई। जीडीपी में अगर हम जो बाहर से आने वाला पैसा होता है, मतलब कि कोई भी एक पाकिस्तानी है वो बाहर रह रहा होता है, वो अपनी फैमिली को कोई पैसे भेज रहा होता है या वो के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई पैसे भेज रहा होता है, तो ये सारी जीडीपी। और हम प्लस में करेंगे जो है फॉरेन इन्फ्लक्स ऑफ करेंसी, जो है उन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा जीएनपी बनेगा। जीएनपी कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब जो जीडीपी है, जीडीपी इस्तेमाल होता है टेरिटरी के हिसाब से, और जीएनपी जो यूज होता है वो होता है नेशनलिटी के हिसाब से। अब जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जीडीपी पर कैपिटा इनकम। अब ये हो गई जीडीपी, ठीक है, जीडीपी किसी भी एक नेशन की हो गई एज अ होल। पर अगर हम जीडीपी को डिवाइड करें उसकी पॉपुलेशन से, मतलब एक पर हिस्से पे कितनी जीडीपी बनती है पर पॉपुलेशन के एक बंदे के ऊपर, तो वो होती है जीडीपी पर कैपिटा। ये हमने फिगर्स कुछ पुराने हैं, आप नहीं देख लीजिएगा। मैंने जब तक देखा था तब तक कोई ऐसी वर्ल्ड बैंक या किसी अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन की नई रिपोर्ट नहीं आई थी। बट जो है $263 बिलियन जो थी वो पाकिस्तान की जीडीपी थी 2020 में। सिमिलरली 1193 जो यूएस डॉलर्स थे वो थी जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान की 2020 में। आइए आगे देखते हैं फिस्कल बैलेंस। फिस्कल बैलेंस हम ये कहते हैं कि जो आपका बजट है या जो भी आपके जो पैसे बन रहे होते हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो आप अर्न कर रहे हैं पूरे कंट्री में, ठीक है, वो कितना हो रहा है और खर्च कितना हो रहा है, आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। मतलब अगर ये दोनों एक ही जितने हैं, आपके जो अखराजात हैं वो और आपकी जो अर्निंग्स हैं वो अगर वो बैलेंस में आ रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं फिस्कल बैलेंस। और अगर हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं और हमारी जो अर्निंग्स हैं, आपने बजट में देखा होगा अक्सर के जो डिफिसिट आ रहा होता है, कभी कभार सरप्लस में चला गया होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है सरप्लस में हार्डली कभी आया होगा, बट जो है हमने अभी आज तक नहीं देखा, बट ये कॉन्सेप्ट जो है वो पाया जाता है। तो अगर बजट जो है, हमारी जो अर्निंग्स है वो ज़्यादा हो जाती हैं और हमारे एक्सपेंडिचर्स जो है वो कम हो जाते हैं, तो हम उसके बोलेंगे तो ये जो फिस्कल जो है ये जो फिस्कल सरप्लस में जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो टॉपिक्स हैं फिस्कल बैलेंस, ट्रेड बैलेंस और करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ बैलेंस जो है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कोरिलेशन में आते हैं। अगर आप एक को समझेंगे तो आपको तीनों समझ में आ जाएंगे। एक के बढ़ने के साथ दूसरे बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, एक के कम होने के साथ दूसरा भी कम होता है। बट ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। चौथा हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेड बैलेंस। देखें, अगर किसी भी मुल्क में आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, आपकी इंपोर्ट्स अगर ज़्यादा हो रही हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स अगर कम हो रही हैं, मतलब आपकी इंपोर्ट्स अगर ज़्यादा हो रही हैं, आप जो है खाम माल या दूसरी कोई भी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कंपैरिजन में अगर आप जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम कर रहे हैं तो आपका जो है ट्रेड डेफिसिट में जाता है। और अगर इसके बरक्स देखें तो अगर हमारा जो
इंपोर्ट है वो कम हो जाए और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो वो हमारा जो है ट्रेड सरप्लस में जाता है। और अगर दोनों का बैलेंस ही एक साल में, एक फिस्कल ईयर में कायम हो, तो हम उसको बोलेंगे ट्रेड बैलेंस में है। जो पांचवा कॉन्सेप्ट है वो है करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट जो है आप इससे रिलेट कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसके तहत ही पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता है। अगर डॉलर का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है और आउटफ्लो जो है वो कम होता है, तो इसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट सरप्लस में है, क्योंकि डॉलर का इन्फ्लक्स ज़्यादा हुआ है और आउटफ्लो कम हुआ है। इसके बरक्स अगर हम देखें कि करंट जो है यूएस डॉलर का इन्फ्लक्स एक फिस्कल ईयर में कम हुआ है और उसका आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट है। इन्फॉर्मिंग यू दैट पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट जो है अभी वो डेफिसिट में जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो छठा टॉपिक है वो है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, दो मेन टाइप्स होती हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सेम ही डेफिनेशन है उसकी। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं किसी भी एक जो आपका जो मनी जनरेट हो रहा है, आपकी जो करेंसी जनरेट हो रही है, आपकी प्रोडक्शन हो रही है, उसकी कंजप्शन हो रही है, और उससे जो पैसा आ रहा है उसकी मैनेजमेंट को एज अ कंट्री, एज अ होल नेशन, जितने एक मुल्क में पैसा आ रहा है, जनरेट हो रहा है, उसके समझने को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर हम इसी को श्रिंक डाउन कर दें, इसको हम लेके जाएं किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन में, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इनके डीप में नहीं पढ़ते, क्योंकि बीइंग अ सीएसएस एस्पिरेंट या पीसीएस एस्पिरेंट जो है हमारा ज़्यादा काम जो पड़ रहा होता है या हमारे पास जो सवाल आ रहे होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से आ रहे होते हैं, और इसी से रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और हमारा जो सातवां जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का। देखें, डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो इनकम टैक्स होता है, जो आपके ऊपर जो है एफबीआर या कोई भी लगा देता है। आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, आपने इतनी अर्निंग की, इस हिसाब से आपके ऊपर इतना टैक्स बनता है। जो आपने अक्सर देखा होगा कि जो एनटीएन बनाने वाले जो फाइलर लोग होते हैं उनके ऊपर जो एफबीआर टैक्स लगाता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इसके बरक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, हमसे ले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर है, ये आई गेस 100 या 150 रुपये का आया होगा, लेकिन इसके ऊपर एक हिडन सा टैक्स होगा जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, जनरल सेल्स टैक्स बोलते हैं। और इसी टाइप के एक दो और टैक्सेस होते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, जो हमसे ले लिए जाते हैं, हमें पता होता या नहीं होता, बल्कि हमसे ले लिए जाते हैं। और इसी के सिमिलर एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, वो उसको हम बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स। देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स वही होता है, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी डायरेक्ट टैक्सेस की, कि जिसमें जो है कोई भी एक सैलरीड पर्सन होता है, उसकी सैलरी अगर लाख 1.5 लाख से ऊपर है, वो एफबीआर का क्राइटेरिया शायद थोड़ा चेंज होता रहता है। तो अगर उसकी सैलरी ज़्यादा होती है तो एफबीआर उसकी सैलरी में से एक कटौती कर लेती है, जो उस बंदे को कॉन्शियस में होती है, उसको पता होता है। और रिग्रेसिव टैक्स रिजीम वही होती है, जैसे हमने इनडायरेक्ट टैक्स कहा था कि हमसे ले लिया जाता है और हमें पता नहीं होता। और सिमिलरली आजकल तो ये ज़्यादा इतने कॉमन नहीं है, क्योंकि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा चल रही है, बट ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, पर्टिकुलरली मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। एक को हम कहते हैं केनिशनिज्म और दूसरे को हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। केनिशनिज्म जो है उसकी पॉपुलैरिटी 1920s में आई थी, 20s to 30s उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, जब एक ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएसए में। और उसके बाद जो है हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने एक रिफॉर्म्स लिए थे, अब्रप्ट और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेंसिव रिफॉर्म उन्होंने लिए थे। उसके तहत जो है यूएसए बेहतरी की तरफ आया था। वो जो रिफॉर्म्स लिए गए थे वो केनिशनिज्म पे बेस करते हैं। केनिशनिज्म इस टाइप की इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें स्टेट के पास अथॉरिटी होती है, स्टेट के पास आपकी फैक्ट्रीज और जो भी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो स्टेट के पास होते हैं, और स्टेट ही बंदों की या इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही होती है। इसके बरक्स ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में जो है हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, हमारी जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, कोई भी फैक्ट्रीज, कॉर्पोरेशन, कंपनीज, कोई भी चीज़ होगी, वो प्राइवेटाइज्ड होती हैं। जो गवर्नमेंट के पास जो अर्निंग हो रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है टैक्सेस के तहत हो रही होती है, जो वो टैक्सेस वो इन्फ्लिक्ट करती है उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, इन कॉर्पोरेशंस के ऊपर। बाकी जो इंसानियत की जो भलाई है, इंसानियत की बेहतरी या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो काम किया जाता है वो कंपनीज खुद ही करती हैं।
तो ये अब हमने समझ लिया केनीशियनिज्म क्या होता है और ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स क्या होती है। 10वां हमारा इनफेमस टॉपिक है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन सिंपली महंगाई को कहा जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है कभी एक साल के ऊपर भी रख के कहा जाता है कि मतलब अगर एक चीज़ जो है पिछले साल इतनी थी तो इस साल कितनी होगी। यही जो है क्वार्टरली भी किया जाता है, यही वीकली भी किया जाता है। तो आप अगर इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान से निकालें अपना जो उसका फिगर होता है, तो आप ये देख लीजिएगा कि वो ईयरली है या जो है वीकली है, मंथली है, कितना है। अभी हम मिलते हैं सेकंड उसमें पार्ट में, जिसमें हम जो है इकोनॉमी के मसले मसाइल, उनके इफेक्ट्स और उनके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।